किसी भी सेशन का शुरुआत करता हूं एक मोटिवेशनल लाइन के बारे में चर्चा करता हूं ताकि आपके अंदर एक एनर्जी बरकरार रह सके अपने विभागीय परीक्षा के लिए। आज का जो मोटिवेशनल लाइन है लिखा हुआ है, कभी यह मत कहना कि मैं यह नहीं कर सकता हूं। ऐसा कभी नहीं हो सकता है क्योंकि तुम अंतर स्वरूप हो, तुम सर्वशक्तिमान हो। शानदार मोटिवेशनल लाइन के साथ पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर सेट कर रहा हूं। 101 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए 101 नंबर क्वेश्चन है, काफी लोगों के मुझे आंसर मिल गए हैं। क्वेश्चन पूछा था इफ एनीथिंग फाउंड इन द बुक पैकेट विच सब सेक्शन डज नॉट अप्लाई which is not allowed according the rule, then what will be charged at time of distribution। बोला है कि अगर नियम का पालन नहीं करता, पुस्तक पैकेट जिसमें उपधारा लागू नहीं होती, कोई ऐसी चीज पाई जाती है जिसका नियम के अनुसार इजाजत नहीं है, तो वितरण करते समय चार्ज किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो है काफी लोगों ने सही दिया है और डी जो है बिल्कुल करेक्ट जवाब है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। कुछ कथन दिए हैं, उन कथनों में से विचार करना है और आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन जो है वो असत्य है। चलिए पहला स्टेटमेंट नंबर पहला क्या दिया है, यदि बुक पैकेट निर्धारित आकार या वजन से अधिक पाया जाता है तो वो प्रेषक को वापस जाएगा। या भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस लाइन को नहीं भूल पाना क्योंकि यही लाइन जो है आपके परीक्षा में पूछा जाता है। इफ द बुक पैकेट इज फाउंड टू बी मोर देन प्रेस्क्राइब साइज और द प्रेस्क्राइब वेट, इट विल बी रिटर्न टू सेंडर एंड नो पोस्टेज पेड, दिस विल बी रिफंडेड। और इस पर कोई अदा किया गया डाकभार भी वापस नहीं किया जाएगा। तो दो स्टेटमेंट था, क्या दोनों स्टेटमेंट सही है, क्या केवल एक स्टेटमेंट सही है, या फिर केवल दो सही है, या फिर इनमें से कोई भी सही नहीं है। बुक पैकेट का पूरा कंडीशन मैंने अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया था, बुक पैकेट का अच्छे तरीके से थ्योरी वाला मटेरियल पढ़ाया था और दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहला वजन फॉलो नहीं किया, आकार फॉलो नहीं किया, आर्टिकल आरटीएस जाएगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन था यदि उस पर कोई पैसा दिया है वो भी आपको वापस नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुक पैकेट कंटेनिंग प्रिंटेड बुक विल नॉट पब्लिश रेगुलर इंटरवल। एक लाइन मैंने आपको प्रिंटेड बुक का नियम पढ़ाते समय बताया था, एक लाइन बताया था, वही लाइन यहां पे क्वेश्चन में डाला है और पूछा है कि बताइए कि ये कथन सत्य है या असत्य है। बताइए। अब पुस्तक पैकेट जिसमें मुद्रित पुस्तकें होंगी, मुद्रित पुस्तकें कहने का मतलब है लिखी हुई चीजें, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो प्रिंटेड रूप में होती हैं, सबसे सस्ते दर पर भेजी जाती है, 100 ग्राम में मात्र 1 रुपया का डाकभार चार्ज इस पे लगता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप इसको दिमाग में डाल सकते हैं, ये कथन बिल्कुल सही है। तो आज के बाद एक पॉइंट आपको नहीं भूलना, वो पॉइंट क्या है कि बुक पैकेट प्रिंटेड बुक है जो कि रेगुलर इंटरवल में प्रकाशित किया गया, उसका प्रकाशन नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, मतलब प्रिंटेड बुक के तहत उसको नहीं भेजा जा सकता है, कहने का मतलब यही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 104 नंबर का। आज के क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे और ऐसे क्वेश्चन जो आपकी तैयारी और ऊपर ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पुस्तक पैकेट जिनमें पत्रिकाएं हो विशेष दर लागू होगी। चलिए बताइएगा, पुस्तक पैकेट जिसमें पीरियोडिकल वाले आर्टिकल होते हैं, पत्रिकाएं होती हैं, तो आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। कुछ स्टेटमेंट दिया है कि पहला, भारत में समाचार पत्र के रजिस्ट्रार के यहां रजिस्ट्री किया होगा, पत्रिका में सुविधाजनक स्थान पर या तो पहले या तो अंतिम पृष्ठ पर छपे हुए रूप में भारत में समाचार पत्र के रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्टर किया गया, ऐसा एक लाइन लिखा होगा। ये दोनों कथन सत्य है, दोनों कथन असत्य है, एक सत्य है या फिर केवल दो सत्य है। बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा गया है कि दोनों स्टेटमेंट आपका पुस्तक पैकेट जिसमें पीरियोडिकल होते हैं वो सही की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट को ध्यान रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 105 नंबर क्वेश्चन है, 105 नंबर क्वेश्चन है।
बोला है बिल सच पैटर्न एंड सैंपल पैकेट which are put in post without paying the postage we charge at time of delivery। कोई आपका पैटर्न और नमूना पैकेट है जिसपे आपने 1 रुपया भी डाक भार नहीं पेड किया, तो वितरण के समय उस पर क्या चार्ज वसूलेगा। तो ये सिंपल सा कंडीशन है, मैंने बहुत बार बताया है कि भाई साहब कोई भी आर्टिकल है, सरकारी आर्टिकल को छोड़कर कोई भी आर्टिकल है, डबल द प्रीपेड रेट जो है वो चार्ज किया जाएगा, डबल द पोस्ट चार्ज किया जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला फिर वही टाइप का क्वेश्चन है कि अगर 1 रुपया पेड नहीं है तो डबल चार्ज करेंगे। और अगला जो क्वेश्चन है 106 नंबर का, उसको समझिएगा। इनसफिशिएंटली प्रीपेड पैटर्न सैंपल पैकेट आर चार्ज डबल द अमाउंट पेड टाइम ऑफ डिलीवरी। बोला यह है कि जब भी आपका कोई भी पैटर्न और नमूना पैकेट है जिस पर अपर्याप्त रूप से डाक भार दिया गया है, तो डाक की डिलीवरी करते समय डबल अमाउंट चार्ज किया जाएगा। इसके बारे में आपसे पूछ रहा है, ठीक है। 106 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रकम का दुगना नहीं लेंगे हम, आपको ध्यान देना है, रकम का दुगना नहीं लेंगे हम, कमी का दुगना लेंगे। जितना कमी होगा उसका दुगना चार्ज वसूल करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। काफी लोगों ने इसका जवाब ए दे दिया था, तो इस चीज को भी आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन सरल सा क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज मैक्सिमम वेट पैकेट और सैंपल पैकेट। अगला क्वेश्चन है पैटर्न पैकेट या नमूना पैकेट का अधिकतम भार क्या होगा। चलिए बताइएगा, अधिकतम भार पूछा है आपसे। सबसे सरल क्वेश्चन है, कई बार आपको देखने को मिला होगा, तो ये क्वेश्चन आप कर लीजिए और इसको मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। चलिए इसका उत्तर आपका 2 kg होगा, तो अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगर आप बार बार कंडीशन भूल जाते हैं तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान दे सकते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, कंडीशन है 108 नंबर का। If anything found lying in the packet, sample packet, which is not allowed as per rule, it is tied as per rule, then is not tied as per rule। बोला है कि नमूना पैकेट में ऐसी कोई चीज पाई जाती है जो नियम के अनुसार इजाजत नहीं है, नियम के अनुसार नहीं बांधी गई है, तो उसके साथ क्या कार्रवाई करेंगे। Will not be deliver, RLO will send, will be returned to sender, at time of delivery later parcel whichever is less will be charged। कि बताइए कि जो पुस्तक पैकेट पर नियम का पालन नहीं किया जाता है उसका डिलीवरी किस प्रकार से किया जाएगा, जो नियम के अनुसार नहीं बांधा गया है। तो जो करेक्ट जवाब हो जाएगा, पिछले भी क्वेश्चन में देखा था कि पुस्तक पैकेट यदि नियम का पालन नहीं करता तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि डिलीवरी के समय पत्र या पार्सल दोनों चार्ज का गणना किया जाएगा, और दोनों में से जो कम होगा वो चार्ज हम वितरण के समय उससे वसूल कर लेंगे। अगला सवाल है ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट आर एग्जेम्प्टेड। 109 नंबर का सवाल है, थोड़ा समझिएगा इस सवाल को। अंध साहित्य पैकेट पर छूट दी गई है बाय पेमेंट ऑफ पोस्टेज, रजिस्टर्ड फी, एक्नॉलेजमेंट फी फॉर नंबर कॉपी ऑफ एक्नॉलेजमेंट, या ऑल द अबव। समझिएगा 109 नंबर क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। जब भी आप अंध साहित्य पैकेट को डाकघर के से भेज रहे हैं तो समझना यह पड़ेगा कि आपका पेमेंट ऑफ पोस्टेज वसूल नहीं करेगा, रजिस्ट्री का फीस वसूल नहीं करेगा, आपसे एक्नॉलेजमेंट फीस वसूल नहीं करेगा, आपसे कोई पावती निकलवा रहे हैं डिलीवरी का तो वो वसूल नहीं करेगा। तो इस वाले क्वेश्चन से आपके बहुत सारी चीजें क्लियर हुई हैं, जैसे ये पूरे पॉइंट आपके क्लियर हुए हैं। ऑप्शन अगर 4 रहता है तो 4 ऑप्शन में आपको 4 चीजें सीखने को मिलती हैं। ऐसा नहीं है भाई साहब, एक चीज ध्यान रखना कि जो आंसर होगा वही बस आपको याद करना है, जो स्टेटमेंट बाकी दिए होते हैं वो भी कहीं ना कहीं उस टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, इसलिए चारों ऑप्शन को आपको ध्यान से गहन अध्ययन करना पड़ेगा। अगला देखिएगा 110 नंबर का, एयरमेल चार्ज टू बी पेड ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट। हमने पढ़ा कि जब कोई ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट भेजा जाता है तो आपने देखा कि भाई साहब उस पर कोई चार्ज नहीं लगता, लेकिन एक अपवाद यहां पर आपको देखने को मिलेगा।
अपवाद क्या है? अपवाद ये है इस पर भी आपको हवाई चार्ज जो है वो पेड करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जब भी आप ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट भेज रहे हैं तो पूछा यह गया है कि बाहर की तरफ जब आप भेज रहे हैं कोई भी बीएलपी तो बाहर की तरफ क्या मेंशन होना चाहिए। कुछ स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट को आपको ध्यान से पढ़ना है कि पैकेट फॉर ब्लाइंड पर्सन, बुक फॉर ब्लाइंड पीपल, लिटरेचर फॉर ब्लाइंड पीपल या लिटरेचर पैकेट, बताइएगा। स्टेटमेंट कुछ दिए गए, स्टेटमेंट देखिए और जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। एक स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा, तो अंधे व्यक्तियों के लिए साहित्य, या आपका कोई ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट हो गया और यहाँ पर आपको यहाँ टॉप ऑफ द एड्रेस में ये मेंशन करना पड़ेगा कि भाई साहब ये किस कैटेगरी का आर्टिकल है। जैसे अगर पार्सल होगा तो पार्सल लिख देंगे, पत्र होगा तो पत्र लिख देंगे, बीएलपी होगा तो बीएलपी लिख देंगे। ठीक है शाश्वत जी। चलिए 112 नंबर का सवाल है, द मैक्सिमम वेट ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट शैल बी। बताना है कि अधिकतम वजन कितना हो जाएगा। महत्वपूर्ण सवाल है, देखिए महत्वपूर्ण है और सरल सवाल है क्योंकि हजारों बार परीक्षा में आया हुआ है, बार बार आता है, तो ये कॉमन सवाल है। नए वालों के लिए थोड़ा नया होगा लेकिन पुराने वालों के लिए बिल्कुल पुराना हो गया है। चलिए अगला देखिएगा 113 नंबर का, द पब्लिकेशन इंटरवल रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर शुड नॉट एक्सीड, कि जो समाचार पत्र प्रकाशित किया जा रहा है उसका अंतराल इतने दिनों से अधिक का नहीं होगा। चलिए 28 दिन, 15 दिन, 30 दिन, बताइए कितने दिनों से अधिक का अंतराल का नहीं होना चाहिए। 31 दिन इसका सही जवाब है। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। 114 नंबर का सवाल है, व्हाट शुड प्रिंटेड आइदर ऑन द फर्स्ट और लास्ट रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर कन्वीनियंट प्लेस, रजिस्टर्ड अखबार के किसी सुविधाजनक स्थान पर पहले या आखिरी पेज पर क्या छपा होना चाहिए। ऑप्शन देखिएगा, पंजीकरण संख्या और रजिस्टर्ड शब्द, या फिर पंजीकरण संख्या या रजिस्टर्ड शब्द या फिर दिनांक या पोस्टिंग। बताइए 114 नंबर का सवाल है। राइट आंसर इज ए, बिल्कुल ए जो है आपका इसका सही जवाब है। आपको ध्यान रखना है कि पहले और आखिरी पेज पर पंजीकरण संख्या और रजिस्टर्ड शब्द मेंशन होना चाहिए किसी भी आरएनपी को भेजते समय। चलिए अगला देखिएगा, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर का डेट ऑफ पोस्टिंग कौन तय करेगा। हु विल डिसाइड द डेट ऑफ पोस्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, कि कौन से दिनों में इसको डाकघर में पोस्ट किया जाना है और महीने में कितने दिन पोस्ट किया जाना है। इन सभी के बारे में जानकारी और इसके लिए अथॉरिटी एसपी एसएसपी होगा, पोस्ट मास्टर होगा, एचओसी हेड ऑफ सर्किल होगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट होंगे। कई बार मैंने इसके बारे में चर्चा किया है कि एसपी और एसएसपी जो होते हैं वो इसके लिए अधिकृत होते हैं और वही बताएंगे कि आपको सप्ताह में कितने दिन, महीने में कितने दिन और किस दिन को ये रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर डाकघर में डालना है। Who should be informed about the change date or day posting registered newspaper? काफी महत्वपूर्ण सवाल है। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर में काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, तो पूछा यह है कि जब भी आप रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के पोस्टिंग की तारीख या फिर दिन में कोई परिवर्तन करते हैं तो इसकी सूचना आपको किसको देनी चाहिए। हेड ऑफ सर्किल को, डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट को, पोस्ट मास्टर को, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट या सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट को। इसका जो जवाब सही है वो है पोस्ट मास्टर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा, 117 नंबर का सवाल देखिएगा, पंजीकृत समाचार पत्र का पहला पंजीकरण कब तक लागू होगा। अगला सवाल देखिएगा, अ फर्स्ट रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर शैल रिमेन इन फोर्स टिल 30 दिसंबर। इसके अलावा कुछ ऑप्शन है 30 सितंबर या फिर इसके प्रभावी होने के बाद तीसरे कैलेंडर वर्ष का 31 दिसंबर या 32 दिसंबर। तो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया है
और फिर से मैं आपको बता देता हूं कि भाई साहब रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर जो है वो तीसरे कैलेंडर वर्ष के सितंबर तक लागू होता है। ठीक है, उसके बाद आपको उसका रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो जवाब कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इसका जवाब जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर का। ठीक है, पंजीकरण जो लागू रहेगा वो रहेगा तीसरे कैलेंडर वर्ष के दिसंबर तक। इसका सिनेरियो आपको पता है, बार बार मैंने बताया, अब रिपीट नहीं करूं। इफ द ऑनर मैनेजर पब्लिशर न्यूज़पेपर वांट टू अडॉप्ट प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी कंपनी है, वो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर की प्रक्रिया अपनाना चाहती है, लेना चाहती है, आवेदन उसको कहां देना पड़ेगा? देखिए, आवेदन उसको कहां देना पड़ेगा? पोस्ट मास्टर को देना पड़ेगा। और अगला दिया है हेड ऑफ डिवीजन, एसपी, एसएसपी, हेड ऑफ सर्किल, सीपीएमजी या डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट, किसको देना पड़ेगा? समझिएगा, 18 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, एचओडी मतलब हेड ऑफ डिवीजन को इसके बारे में सूचना जो है वो देना पड़ेगा अगर आप कोई भी रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के लिए लाइसेंस लेना चाहते हैं। अगला है रिटन नोटिस इंटेंशन रिन्यू रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यूज़पेपर शैल बी गिवन टू द, कि जब भी आप एक समाचार पत्र के पंजीकरण को नवीकृत करने के इरादे की लिखित सूचना किसको देंगे? रेनुअल करवाना है, रेनुअल आपको करवाना है। मैंने रेनुअल बताया कि तीसरे कैलेंडर वर्ष के दिसंबर तक आपको रेनुअल करवा ही लेना है, और नहीं करवाएंगे तो उसके बाद 100 रुपया लगेगा। ठीक है, उसके बाद 100 रुपया लगेगा। तो इसमें जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, एसएसपी या फिर एसपी जो है, इसका जवाब सही है। रिन्यूअल करवाना है तब भी और नया लेना है तब भी। चलो अगला देख लेते हैं। इफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यूज़पेपर इज नॉट रिन्यूड एंड इफ द ऑनर न्यूज़पेपर पोस्टेड द आर्टिकल देन चार्ज विल बी ऑन द न्यूज़पेपर। जब भी आपने नवीकरण नहीं कराया, बिना नवीकरण के आपने आर्टिकल पोस्ट कर दिया, तब यदि आपने पोस्ट कर दिया है तो उस रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर को हम क्या ट्रीट करेंगे? हमने देखा ना कि जो नियम हमने बताए हैं उन नियमों में से आपने किसी भी नियम का उल्लंघन किया तो भाई साहब वो फिर उस कैटेगरी का आर्टिकल नहीं समझा जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो इसका जो जवाब करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा, इस पर जो चार्ज लिया जाएगा वो चार्ज कौन सा होगा? बुक पैकेट जिसमें पत्रिकाएं होंगी। ठीक है, बुक पैकेट कंटेनिंग मैगजीन या फिर हम बोले पीरियोडिकल, वो वाला चार्ज इस पर लिया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 121 नंबर का क्वेश्चन है। देखिएगा, पंजीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन समाप्ति की तारीख के ... महीने पहले जमा करना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन शुड बी सबमिट बिफोर मंथ, कि यदि आप आरएनपी कर आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया, अब आपको मैंने बोला कि 3 साल में आपको तीसरे वर्ष में, तीसरे कैलेंडर वर्ष में आपको इसका रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। 3 महीना पहले करवाना पड़ता है ना? जैसे आपका सितंबर आपका खत्म होने वाला है, तो सितंबर में आप इसका रिन्यूअल करवा लीजिए। सितंबर के बाद करवाते हैं तो 50 रुपये का चार्ज भी देना पड़ता है। दिसंबर तक ये कंडीशन है। और यदि आप दिसंबर के बाद भी करवाते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 100 रुपये का चार्ज देना पड़ता है। तो 3 मंथ इसका जवाब करेक्ट होगा। अब 122 नंबर का, ये जो चीजें मैं बता रहा हूं अपडेट वाली बता रहा हूं, है ना? अपडेट वाली चीजें बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको ध्यान रख लीजिएगा। 30 सितंबर के बाद रजिस्टर्ड अखबार के लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन के लिए विलंब शुल्क, लेकिन 31 दिसंबर से पहले। क्या कंडीशन है कि भाई 30 सितंबर के बाद है लेकिन 31 दिसंबर के पहले है। अब चार्ज बताइए। अब मैंने तो आपको पहले ही बता दिया तो आपको तो याद ही हो गया होगा, निश्चित तौर पर यह सरल सवाल हो गया आपके लिए। तो मैंने बताया कि भाई 30 सितंबर के बाद करोगे तो 50 रुपया लगेगा और दिसंबर के बाद करोगे तो 100 रुपया लगेगा। चलो
पिछले पंजीकरण की समाप्ति के बाद, पिछले पंजीकरण की समाप्ति की तिथि के बाद पंजीकृत समाचार पत्र के लाइसेंस के नवीकरण के लिए विलंब शुल्क आपको बताना है। ये सब चीजें रटी होनी चाहिए भाई साहब, सीधे परीक्षा में पूछेगा, कोई दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा। नो फी 50, 150, 100, कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाला चीज नहीं है, सीधा सीधा दिया है, सीधा सीधा याद कर लो, ठीक है। परीक्षा तक याद रहेगा तो फिर बात बन जाएगी, भूल जाओगे तो बात नहीं बनेगी, ठीक है। नो फी 50 रुपी, 150 या 100। चलिए बताइएगा विच वन इज करेक्ट। तो 100 रुपीज का जवाब सही है, क्योंकि बार बार मैंने बताया। पैकेट ऑफ न्यूज़पेपर शुड बी डिलीवर एट, कि जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर का पैकेट होगा उसको वितरित किया जाएगा। विच वन इज करेक्ट? विंडो ऑफ द पोस्ट ऑफिस, एड्रेसी ऑफ एड्रेस, या फिर ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। विच वन इज करेक्ट? 124 इज राइट आंसर इज विंडो ऑफ द पोस्ट, ठीक है, डाकघर की खिड़की पर डिलीवर किया जाएगा। चलो अगला देखो भाई साहब, अगला देखो। अगला है सवाल नंबर 125। भाई साहब ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, आरएनपी का कंडीशन बहुत है ना, आरएनपी से कई बार देखने को मिलता है। द पैकेट ऑफ न्यूज़पेपर शैल बी ओनली वन रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर एंड ए सेम डेट, कि पैकेट ऑफ न्यूज़पेपर केवल एक ही रजिस्टर्ड अखबार और उसी तारीख की होनी चाहिए। क्या ये कथन सही है या कथन गलत है? कथन बिल्कुल सही है। पैकेट ऑफ न्यूज़पेपर की बात करेगा मतलब एक से ज्यादा न्यूज़पेपर। अगला सवाल है 126 नंबर का, और यहां पर क्या पूछ रहा है कि रजिस्टर्ड अखबार की एक से अधिक प्रति वाले पैकेट का प्रेषक पैकेट पर कुछ लिखेगा, मतलब एक से ज्यादा उस पर रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के आर्टिकल हैं तो उस पर कुछ मेंशन करना पड़ेगा। अब जो लाइन मेंशन करना है उसके बारे में आपसे, पैकेट ऑफ न्यूज़पेपर, रजिस्टर्ड पैकेट ऑफ न्यूज़पेपर, टू बी डिलीवर्ड एट विंडो, या फिर रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। एक से अधिक प्रति वाले पैकेट के बारे में आपसे कहानी पूछा गया है। चलिए तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा टू बी डिलीवर्ड एट विंडो, ठीक है, टू बी डिलीवर्ड एट विंडो। अगला देखिएगा 127 नंबर का सवाल। एप्लीकेशन फॉर पोस्टिंग ऑफ न्यूज़पेपर विदाउट प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज शुड बी गिवन एसपी, एसएसपी, एचओसी, पोस्टमास्टर या नन ऑफ दीज। कि डाक के पूर्व भुगतान के बिना, डाक के पूर्व भुगतान के बिना यदि रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर समाचार पत्र पोस्ट करने के लिए आपको आवेदन कहां पर देना पड़ेगा? एसपी, एचओसी, पोस्टमास्टर को देना पड़ेगा, नन ऑफ दीज। विच वन इज करेक्ट? ठीक है भाई साहब, समझ में आ रहा है ना कि आप यदि बिना डाक भार भुगतान के समाचार पत्र पोस्ट करना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आवेदन आपको हेड ऑफ सर्किल के पास देना पड़ेगा, डाक शुल्क का पूर्व भुगतान के बिना। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अगला देखो, अगला देखो, स्क्रीन पर सेट कर दिया कि फॉर पोस्टिंग ऑफ न्यूज़पेपर विदाउट प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज नंबर ऑफ कॉपी एट टाइम शुड बी। जब आप बिना डाक भार भुगतान के आर्टिकल पोस्ट कर रहे हैं तो आपको मिनिमम कितना आर्टिकल का जरूरत पड़ेगा? बहुत बार पढ़ा होगा लेकिन आज फिर से पढ़ लीजिए, और एक पॉइंट आपको दिमाग में डालना है कि एक बार में 500 मतलब 500 से अधिक, या एक बार में 100 कम से कम पोस्ट करना पड़ेगा, या फिर दोनों ही कंडीशन, कितना भी हो, 100 हो 500 चल जाएगा। जो जवाब इसका होता है, जो आपको ध्यान रखना है, कम से कम 501 होना चाहिए, मोर देन 500 होगा तभी ये काम कर सकते हैं। हाउ मेनी टाइम मंथ इज द पोस्टेज फी कैलकुलेटेड? कि महीने में डाक शुल्क की गणना कितने बार की जाती? ठीक है, एक बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? 2 बार किया जाता है। एक आपका किया जाता है 1 से 16 तक का 16 तारीख को,
बाकी फिर 16 से लेकर 30 तक का 1 तारीख को। ठीक है, तो इसका जवाब करेक्ट हो गया 2। अब यदि सवाल आपसे पूछा है, सवाल मैं थोड़ा दोहरा देता हूं, ऐसे नॉर्मली वर्बली बता देता हूं। जब समाचार पत्र बिना अग्रिम डाक अदायगी के पोस्ट किया जाता है और बिल जारी करने से कितने दिन के अंदर बिल का भुगतान करना पड़ेगा? बिना अग्रिम डाक अदायगी के मतलब आपने पहले उसका जो चार्ज है पेड नहीं किया, आपने डाक पेड कर, डाक जो है उसको भेज दिया, आपको इसका लाइसेंस मिला हुआ था, फिर अगले महीने में उसका बिल जनरेट होगा। तो जो बिल है उसके जनरेट होने से आपको कितने दिन के अंदर उसका पैसा जो है पेड करना पड़ेगा? इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको इंपॉर्टेंट सवाल दिमाग में डाल लेना है। ठीक है, तो मैं इसका उत्तर 7 डे आपको मेंशन कर रहा हूं और आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला है पार्सल संबंधी सवाल। पार्सल संबंधी सवाल और महत्वपूर्ण सवाल कि व्हाट कैन बी सेंट इन एनी पार्सल। पार्सल में क्या भेजा जा सकता है? तो पहला ही लाइन, अगर पार्सल का रूलिंग जाके पढ़ोगे तो पहला ही लाइन आपका लिखा है कि एनीथिंग एक्सेप्ट टू बी प्रोहिबिटेड, कि निषिद्ध डाक वस्तुओं को छोड़कर कुछ भी पार्सल में भेजा जा सकता है। ठीक है, तो केवल उन वस्तुओं को छोड़कर जो निषिद्ध की कैटेगरी में आती हैं उनको छोड़कर बाकी सभी चीजें पार्सल में भेजी जा सकती हैं। तो सीधा सीधा ऑप्शन नंबर सी में शिवम यादव जी सही हैं, प्रभु प्रताप जी सही हैं। ठीक है, अगला है इन पर्सनल मैसेज पार्सल कैन रिटर्न मैसेज बी सेंट इन फॉर्म ऑफ लेटर टू द रेसिपेंट ऑफ पार्सल, कि व्यक्तिगत संदेश पार्सल में पत्र के रूप में एक लिखित संदेश पाने वाले को भेजा जा सकता है। तो मैंने आपको बताया कि पार्सल जब भेज रहे हैं, नॉर्मल पार्सल भेज रहे हैं, सरकारी पार्सल का कंडीशन अलग है कि नॉर्मल पार्सल भेज रहे हैं नॉर्मल का, तो उस कंडीशन में उस पर आप एक रिटर्न कम्युनिकेशन डाल सकते हो। एक से ज्यादा नहीं होगा, पॉइंट नोट डाउन कर लेना। और यदि सरकारी पार्सल है तो सरकारी पार्सल में एक से ज्यादा हो सकता है। तो कुछ अपवाद भी हैं और कुछ नियम भी हैं, कुछ आपको अपवाद ध्यान रखना पड़ेगा। यदि किसी पार्सल में शंका होता है कि उसमें एक लिखित संदेश के अतिरिक्त कोई और लिखित संदेश है, मतलब एक से ज्यादा है, तो उस पर क्या लिखेंगे? विल नॉट डिलीवर फॉर ओपन डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर बोल सकते हैं ओपन डिलीवरी, विल बी रिटर्न टू सेंडर, या नन ऑफ दीज। तो अगर कोई डाउट होता है तो आपको एक चीज, एक वर्ड, एक लाइन मेंशन करना है, फॉर ओपन डिलीवरी, खत्म बात। उस पर लिख देना फॉर ओपन डिलीवरी और आगे पार्सल को डेस्टिनेशन के लिए भेज देना है। अब यदि अभी डाउट था, अब डाउट आपका एकदम सही में परिवर्तन हो गया कि अभी तो शक था कि भैया एक से ज्यादा आपने डाला है, अब वो बात सही निकल गया। अब बात सही निकल गया तो मतलब नियम का उल्लंघन किया, और जब जब नियम का उल्लंघन होगा तब तब पार्सल हो, पत्र हो, पोस्ट कार्ड हो, बुक पैकेट हो, कुछ भी हो भाई साहब, सब में कंडीशन बदलेगा ही बदलेगा। तो वही पूछा कि इफ देयर आर मोर देन वन एक्स्ट्रा लेटर इन द पार्सल इट विल बी चार्ज, लेटर पोस्ट डबल द पार्सल पोस्टेज, पार्सल पोस्टेज डबल द पार्सल पोस्टेज, विच वन इज करेक्ट? इंपॉर्टेंट है ये ऐसे कंडीशन जो बदलते रहते हैं, ऐसे कंडीशन जो अपना रंग गिरगिट की तरह बदलते रहते हैं, वही आपको परीक्षा में परेशान कर सकते हैं। तो इन्हीं पॉइंट को ध्यान रखना। बाकी चीजें तो आप सबको पता हो चुकी है, बुक पैकेट 5 kg है, फिर प्लाइन लिटरेचर तो 7 kg है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आपको परेशान कर रहा है थोड़ा सा, उस पर आपको 2 घंटा देना है, और जो बन रहा है उसको केवल 2 मिनट देना है। ऐसे फॉर्मूले के साथ आपको तैयारी करना है। तो यदि एक से ज्यादा कम्युनिकेशन लेटर का निकलता है तो लेटर का दुगना चार्ज हम लेंगे। लेटर पर जो चार्ज लगता है, मतलब उस पर जो चार्ज लगना है उसका दुगना लेंगे हम। ठीक है, क्योंकि आपने गलती की है। द मैक्सिमम वेट ऑफ अनरजिस्टर्ड पार्सल, बहुत इजी सवाल है कि गैर पंजीकृत पार्सल भाई 10 kg, 20 kg, 4 kg, 5 kg। और गैर पंजीकृत है तो ऐसा नहीं है कि उसको लेटर बॉक्स में पोस्ट करेंगे, पार्सल कभी भी लेटर बॉक्स में नहीं जाएगा। पार्सल जो है वो हमेशा विंडो ऑफ द पोस्ट ऑफिस जाएगा। कोई भी पार्सल हो, या तो आपका गैर पंजीकृत हो, पंजीकृत हो, पार्सल है, पार्सल लिख दिया, आपको डाकघर की खिड़की पर देना पड़ेगा। 4 kg जवाब सही है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं
कवर करते हैं। अब पूछा है कि यदि शाखा डाकघर को भेजे गए संबोधित किए गए। अब भेजे गए और संबोधित किए गए का मतलब क्या होता है? या तो वहां को आपने भेजा है, ठीक है, या तो वहां से आप बुक कर रहे हैं। दोनों कंडीशन है कि 10 किलोग्राम, शाखा डाकघर है, बीओ है, 10 किलो से अधिक ना तो वो एक्सेप्ट करेगा ना तो वो बुक करेगा, तो दोनों चीजें 10 किलो है ना। चलो अगला देख लो। अब बीओ है तो फिर एसओएचओ का बात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता है, तो एसओएचओ में कितना बुक किया जाएगा? एसओएचओ पर पोस्ट किए गए संबोधित रजिस्टर पार्सल का वजन, ठीक है। इसका उत्तर 20 केजी। अगले क्वेश्चन को हम चलते हैं। कैन डीजी पोस्ट रिड्यूस द वेट ऑफ लिमिट बुक पैकेट? हाँ, ये क्वेश्चन हमने पीओजी 1 में भी किया था। महानिदेशक बुक पैकेट के वजन का लिमिट कम कर सकते हैं, बात क्या सही है? तो इसका उत्तर सही हो गया। अगला क्वेश्चन, पार्सल की लंबाई बताइए फटाफट से। पार्सल की लंबाई पोस्ट कर रहे हैं, नियम कानून आपको ध्यान रखना चाहिए भाई, इतना लंबाई होगा, इतना चौड़ाई होगा, उस नियम का पालन नहीं किया तो आप जो है नहीं भेज सकते। पार्सल की लंबाई, और देखिए इंटरनेशनल हो या इनलैंड हो, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है, ठीक है। तो इसका कितना हो गया? 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर लंबाई के अलावा किसी और अन्य दिशा में मापा गया माप 1.80, ठीक है, 1.5 नहीं, 1 मीटर होगा केवल। अगला देखिए, अगला सवाल है, अब लंबाई और चौड़ाई डॉट डॉट मीटर से अधिक नहीं होगा पार्सल का, तो लंबाई बस सभी पूछा, केवल लंबाई तो 1 मीटर, और लंबाई और चौड़ाई तो पूछा तो 1.8 मीटर। दोनों चीजें आप ध्यान रख सकते हो, क्योंकि कंफ्यूजन बार बार होता, छोड़ बेसिक वही वही चीजें हैं, संख्यात्मक वाले चीजें हैं, तो आपको उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता। अगला सवाल धांसू सवाल है, धांसू और शानदार सवाल है। चलिए देखिएगा, 141 नंबर का सवाल। अब यहां पर दिया है कि विचार करिए। अब जब विचार करने वाला सवाल आता है, थोड़ा सा विचार कर लीजिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करिएगा। बोला है पहला स्टेटमेंट कि मनुष्य और दूसरे जानवरों के अंश, अंश मतलब उसका पार्ट, इंलैंड पोस्ट से जो रासायनिक परीक्षक हैं, जो जो लैब होते हैं, वहां पर जो काम करने वाले परीक्षक होते हैं, एग्जामिनर होते हैं, उनके पास भेजा जा सकता है। बिल्कुल ये बात सही है ना। देखते हैं, पागल जानवर के मस्तिष्क भी डाक परीक्षक, डाक लेबोरेटरी को चिकित्सा या पशु चिकित्सा की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को जा सकता है। तो दोनों कथन के बारे में विचार करना है, इंपॉर्टेंट दोनों कथन है। बिल्कुल ये दोनों कथन बिल्कुल सही है, दोनों चीजें जा सकती हैं, इसको आप ध्यान रख सकते हैं, बस इसके अलावा कुछ और नहीं ध्यान देना। चलो अगला क्वेश्चन, इससे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इससे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इफ एनी 2 kg पार्सल फाउंड इन लेटर बॉक्स विल बी ट्रीटेड एंड चार्ज एज। तो कोई भी पार्सल हो भाई, लेटर बॉक्स में पोस्ट किया, नियम कानून तोड़ दिया आपने, तो फिर रजिस्टर्ड पार्सल हम ट्रीट करेंगे, सीधा सीधा मामला है, क्योंकि पार्सल जो है वो आपको डाकघर की खिड़की पर देना है। अगला सवाल है, किसके लिए हवाई चार्ज जो है फ्री होता है? कुछ ऑप्शन दिया है, तो अब मैंने बार बार इसके बारे में बताया था कि प्रथम श्रेणी की डाक होती है, और मनी ऑर्डर जो होता है उसको हम हवाई से भेज सकते हैं। अच्छा, कभी भी कोई दिक्कत हो ना, तो डाकघर गाइड 1 का रेफरेंस लिया करो, अगर डाकघर गाइड 1 के सवाल में दिक्कत है तो। और प्रोडक्ट एंड सर्विस में दिक्कत है तो प्रोडक्ट एंड सर्विस का रेफरेंस लिया करो, ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है ना। 143 का बिल्कुल जवाब सही है, डी सही है, ठीक है। चलो अगला देखो कि सभी हवाई डाक वस्तु पते की तरफ बाएं हाथ कोने में, तो एक और चीज सीखने को मिल गया कि हवाई डाक वस्तु है और पते की तरफ एड्रेस जहां पर लिखा जाता है बाएं हाथ कोने में, तो क्या सीखने को मिला कि बाएं हाथ कोने में, ठीक है। यह चीज आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है। लेबल लगा होता है, नीला हवाई डाक लेबल, लाल हवाई डाक लेबल, हरा हवाई डाक लेबल, पीला हवाई डाक लेबल। इंपॉर्टेंट सवाल है तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो अगला देखो, द पार्सल मस्ट बी पेड फुल फॉर एयर पोस्टेज, कि पार्सल पर हवाई डाक शुल्क की पूरी अग्रिम अदायगी होनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल है अगला 145 नंबर, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा समझिएगा। कथन सही है, कथन गलत है। कथन जो है वो बिल्कुल सही है, पार्सल जो है प्रीपेमेंट के साथ ही भेजा जाना चाहिए, है जी। अगला देख लो फिर। चलिए अगला सवाल ये पूछा कि कोई वस्तु है जिसको रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजना,
और रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजना है तो उसको कहां पर आपको पेश करना पड़ेगा। ठीक है जी, समझिए फिर सवाल को। लेटर बॉक्स, पोस्ट बॉक्स, पोस्ट बैग, इन द पोस्ट ऑफिस विंडो, विच वन इज करेक्ट, विच वन इज करेक्ट इज राइट आंसर। मैंने बताया भाई कोई भी आर्टिकल रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से भेज रहे हो, विंडो ऑफ द पोस्ट ऑफिस आपको पेश करना ही पड़ेगा। चलो अगला सवाल, अगला सवाल इंपॉर्टेंट सवाल, ध्यान देने वाला सवाल। पंजीकृत वस्तु का प्रेषक प्राप्तकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित मूल सत्यापित की प्रति प्राप्त करना चाहे, इसके लिए आवेदन कितने महीने के भीतर करता है? अटेस्टेड कॉपी ऑफ रिसिप्ट, क्या आपका आर्टिकल वितरित हो गया है, आपका आर्टिकल वितरित हो गया है, 6 महीना, 1 महीना, 12 महीना, 11 महीना। चलो देखो इसका 6 मंथ हो गया है। अगला देखो, हु कैन पे कंपनसेशन फॉर रजिस्टर आर्टिकल, रजिस्टर आर्टिकल के लिए कंपनसेशन कितना मिलता है? 100 रुपया, अधिकतम 100 रुपया कंपनसेशन ले सकते हो। पहले 50 था, फिर इसको 100 बढ़ाकर कर दिया गया। ठीक है, वही पूछा कि कंपनसेशन देगा कौन। चलो तो इसका जवाब क्या हो गया? हेड ऑफ सर्किल जो है इसका करेक्ट जवाब हो गया ना, बहुत बार पढ़ लिया आपने। अब सवाल ये पूछा है, ध्यान दीजिएगा, कि लेख के नुकसान के मामले में मुआवजे के लिए आवेदन लेख की पोस्टिंग की तारीख के इतने महीने के भीतर आपको करना पड़ेगा? बताइए। राइट आंसर इज डी। ठीक है, 3 महीने के भीतर इसको आवेदन करना पड़ेगा। अगला देखो, ये भी रजिस्टर्ड का ही कंडीशन है, ये भी रजिस्टर्ड का कंडीशन है। इन द केस ऑफ कंटेंट डैमेज, डैमेज हुआ, पिछला क्वेश्चन में क्या था? पिछला क्वेश्चन में था आपका कि लेख जो है पूरा लॉस हो गया है। अब लॉस और डैमेज का दोनों का अलग अलग कंडीशन है कि लॉस हुआ है तो 3 मंथ है, और थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, डैमेज टूटा फूटा है, तो फिर 1 मंथ है उसका। चलिए, सेशन अच्छा लगा है, थम्स अप करिएगा, खूब सारा मेहनत करिए, रात दिन एक करिए, किसी भी कीमत में 2024 में सिविल सर्वेंट बनिए। सिविल सर्वेंट बन चुके हैं, आगे का प्रमोशन लीजिए, क्योंकि आपको ही पता है कि चीजें जो है समय के साथ बदलती रहती हैं, तो आपको भी अपने आप को बदलना पड़ेगा, ताकि अगल बगल के जो लोग आपके बारे में गलत विचार रखते हैं, आपको कुछ और समझते हैं, तो आपको उनको करके दिखाना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं आज के जो क्वेश्चन आपको करवाए हैं वो पसंद आए हैं। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। जो ग्रुप के जो टर्म एंड कंडीशन है उसको फॉलो करते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जीपी क्लासेस का नाम करिए, 2024 में एलडीसी एग्जाम क्रैक करिए। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।